नमस्कार प्रणाम। मैं विशु राय, आप देख रहे हैं विशु वारदात तक। हाजिर हुआ फिर एक नई कहानी के साथ, एक सच्ची घटना के साथ। कल का दिन आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बेहद अच्छा भी था और दुखद भी था। अच्छा इसलिए था कि कल पूरे भारत में छठ महापर्व मनाया जा रहा था। छठी मैया का दिन था। बहुत सारी माताएं बहनें व्रत भी रहती हैं और जो व्रत होता है छठी मैया का काफी कठिन होता है, निर्जल व्रत होता है। और जिन परिवारों में, जिन माताओं बहनों ने छठ पर्व की पूजा रखी थी, व्रत थी, उनके घर काफी सारी खुशियां थी। लेकिन उनके भी घर कुछ लड़के ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो कल क्रिकेट देख रहे थे। और दुख इसलिए हुआ कि कल हम लोग इंडिया को मैच जिता रहे थे, अपने देश को मैच जिता रहे थे और हमें पूरी उम्मीद थी कि कल का मैच हम अवश्य जीतेंगे। लेकिन जिसने अच्छा खेला उसने मैच जीता और जिसने थोड़ा सा संयम खोया वह मैच हार गया। और भारत मैच हार जाती है, किसी का भी मन कल लग नहीं रहा था। मुझे पता है बहुत सारे साथियों ने कल की कहानी भी नहीं सुनी होगी। बुरे सपने की तरह कल का दिन था। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख तब हुआ जब हमारे देश में कुछ युवा, कुछ बड़े लोग उन क्रिकेटर्स को गालियां दे रहे थे, भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे थे। भाई, ऐसे गालियां और कमेंट करने से क्या वह मैच जीत जाएंगे? एक के बाद एक लगातार 9 मैच जीतने वाली वही प्लेइंग 11 थी, वही भारतीय टीम थी जिसने हम सबका नाम रोशन किया, पूरे भारत को अपने आप पर गर्व महसूस करने के लिए समय दिया और हम सब काफी खुश थे। ठीक है, क्रिकेट का मैच है, क्रिकेट सिक्के का एक पहलू है, हेड या टेल आना ही आना है। कोई ना कोई, किसी न किसी को जीतना ही था। जिसने बेहतर किया उसने जीता। लेकिन जो लोग इस तरह क्रिकेट भावना से मजाक कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं और प्लेयरों को इस तरह की गालियां दे रहे हैं, यह बेहद ही शर्मनाक है। कृपा करके आप सभी से मैं विनती करूंगा कि इस तरह का कमेंट आप लोग कभी भी मत किया करें, क्योंकि प्लेयर हैं, हार जीत लगी रहती है। दिन है, किसी का रहता है, किसी का नहीं रहता है। खैर, आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो कहानी है उसे सुनने के बाद वाकई में आप हैरान रह जाएंगे। एक लड़का रहता है, एक लड़की से बेहद मोहब्बत करता था। उसकी शादी किसी और से हो जाती है और उसे बर्दाश्त नहीं होता है और वो अपनी मोहब्बत पाने के लिए एक ऐसा खेल खेलता है कि उस खेल में ना उसे मोहब्बत नसीब होती है, बल्कि एक व्यक्ति का परिवार बर्बाद हो जाता है, एक कत्ल हो जाता है। और कत्ल करने वाला कोई गैर नहीं रहता है, बल्कि अपना ही रहता है। जब इसकी हकीकत सामने आती है तो वाकई में जो सच रहता है वह बेहद हैरान करने वाला होता है, खौफनाक होता है। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की है। रायबरेली में एक जगह पड़ती है सलोनी। सलोनी थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, बेवली गांव। बेवली गांव में ही एक परिवार रहता था। रहता था का मतलब परिवार है, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति कम हो चुका है, दयाराम। दयाराम के परिवार में उनके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। 2 बेटियां हैं, उनमें से 2 बेटे जो हैं उनके काफी छोटे हैं। एक बेटा बड़ा है जिसका नाम ननकू रहता है। ननकू की उम्र 24 साल रहती है और एक जो उनसे छोटा रहता है, छोटे बेटे की उम्र 22 साल रहती है, नितिन। एक दिन यानी कि 20 अक्टूबर सुबह में एक व्यक्ति शौच करने के लिए जाता है तो वह देखता है कि तालाब के पास एक व्यक्ति फंदे में लटका हुआ है और आम के पेड़ में लटका हुआ है। वह फौरन ही अपने साइकिल से उतरता है। दरअसल वह साइकिल से शौच के लिए गया था। अब कई साथी ये मत कमेंट करने के लगिएगा आप लोग कि वह शौच क्या साइकिल पे कर रहा था, क्योंकि कई तरह के आप लोग कमेंट भी करते हैं, अच्छा लगता है। तो वह शौच करने गया था। जैसे ही वह साइकिल से उतरता है, देखता है कि सामने एक व्यक्ति की लाश टंगी हुई है। वह पास में जाता है तो उस व्यक्ति को वह पहचान जाता है और फौरन ही गांव वालों को सूचित करता है। गांव वाले आते हैं, उनके परिजन आते हैं, पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस भी मौके पे पहुंचती है
और जब लाश को नीचे उतारा जाता है तो उसके कान में ईयरफोन लगा रहता है। पुलिस उस बॉडी को देख के बेहद हैरान रहती है। उसके सर पर कई वार किए गए थे जिससे उसका सर भी फटा हुआ था। अब पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो परिजन थे उन्होंने कहा कि यह मेरा बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता है, यह किसी की चाल है, इसकी हत्या की गई है। पुलिस जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसके सर पर पहले कई बार वार किए गए थे जिससे इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अपराधी ने बचने के लिए इसको फांसी के फंदे में लटकाकर पेड़ पर बांध दिया था। अब पुलिस इसकी जांच पड़ताल करती है, अपराधी पकड़ा जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति का कत्ल हुआ था, आइए पहले उसके बारे में जान लेते हैं। जो व्यक्ति होता है वह वही 22 वर्ष का लड़का नितिन रहता है, जो दूसरे नंबर का लड़का रहता है। दरअसल जो नितिन होता है वह पास के ही एक कॉलेज में पढ़ाई करता था। पढ़ाई के दौरान ही उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। उस लड़की से धीरे धीरे वह बातचीत करना शुरू करता है और दोनों में एक दिन मोहब्बत हो जाती है। और जब मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत इस कदर हो जाती है कि लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं। अब कुछ महीने गुजरता है, फिर उसी गांव का एक लड़का उसी लड़की से, जिस लड़की का नाम करिश्मा रहता है, उसी करिश्मा के साथ वह बातें करना लगता है और वह भी उसी करिश्मा को दिल दे बैठता है। अब जो करिश्मा रहती है वह दोनों लड़कों से बातें करने लगती है, दोनों लड़कों से आए दिन चैट करने लगती है, व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगती है। अब यह कई महीनों तक चलता है और इधर दोनों लड़के एक दूसरे से, यानी कि दूसरे की जो गर्लफ्रेंड थी उससे अनजान थे। दोनों लड़कों को लगता था कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है, वह किसी और से बात नहीं करती होगी, और जो दूसरा लड़का था वह भी यही बात सोचता था। लेकिन एक दिन जो लड़का रहता है नितिन, वो अपने घर वालों से बातचीत करता है, जिद करता है कि मैं उस लड़की से, करिश्मा से शादी करना चाहता हूँ। अब जिद करने के बाद परिवार वाले मान जाते हैं, तो वह शादी के लिए अपने परिवार को तैयार कर लेता है। अब वह लड़की वालों के घर, यानी कि लड़की से कहता है और लड़की भी अपने परिवार को तैयार कर लेती है। दोनों की शादी तय हो जाती है। तभी जो उसका बड़ा भाई रहता है ननकू, ननकू कहता है कि तुम इस लड़की को भूल जाओ, क्योंकि यह जो लड़की है यह सही नहीं है, मैं इससे अच्छे घर में तुम्हारी शादी तय करा दूंगा। लेकिन वह मानता नहीं है नितिन। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़े होते हैं। तभी 19 अक्टूबर को दोपहर में नितिन किसी काम से बाहर जाता है। शाम हो जाती है लेकिन वह घर नहीं लौटता है। जब वह घर नहीं लौटता है तो उसके पिता जो दयाराम रहते हैं काफी परेशान होते हैं। उनके दोनों छोटे भाई, बड़ा भाई ननकू, वह भी परेशान रहता है। घर में पूरा परिवार परेशान रहता है। शाम हो जाती है लेकिन वह जब घर नहीं लौटता है तो लड़की को फोन किया जाता है। लड़की से पूछा जाता है कि कहीं वह तुम्हारे पास तो नहीं गया है। लेकिन जो लड़की रहती है वह बताती है कि नहीं पापा, वह मेरे पास तो नहीं आया था, ना ही मुझसे उससे आज बात हुई है। सुबह से उसका नंबर दोपहर से बंद है। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं। बार बार उस पर फोन लगाया जाता है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। अब परिवार वाले, उसका भाई जो बड़ा भाई रहता है ननकू, सभी मिलकर पड़ोसियों के पास जाते हैं। पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। उनको नितिन के गायब होने की खबर बताते हैं कि सुबह से नितिन घर से निकला है करीब 11-12 बजे और अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। फोन भी बंद आ रहा है। कई घंटों तक गांव के लोग तलाश करते हैं लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता है। अंत में वह थाने जाते हैं। थाने जाने के बाद जो सलोन में थाना पड़ता है, वहां जाने के बाद वह नितिन के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस थोड़ा बहुत तो उसी रात में, यानी कि 19 अक्टूबर की रात में ही छानबीन करती है, तलाश करती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। तो अगले दिन सुबह होने का इंतजार करती है। जैसे ही सुबह होता है तभी एक व्यक्ति शौच के लिए जा रहा था तालाब के पास से। तभी वह देखता है कि पास में, तालाब के पास में एक पेड़ है, उस पर एक व्यक्ति फांसी के फंदे में लटका हुआ है। अब वह व्यक्ति हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। अपनी साइकिल को खड़ा करता है वहीं पर और उस पेड़ के पास जाता है। तो वह जो लड़का रहता है उसको पहचान लेता है और उसके परिजनों को फोन करता है और गांव वालों को सूचित करता है।
जैसे ही गांव वाले और परिजन आते हैं, परिजन अपने बेटे की लाश को देखकर, दरअसल वह लाश किसी और की नहीं बल्कि नितिन की रहती है, जो कि 22 वर्ष का मात्र लड़का रहता है। उसको देखकर उसके पिताजी रोने लगते हैं, बड़ा भाई चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, माँ और बहन सभी चीखने चिल्लाने लगते हैं। किसी का भाई पेड़ पर लटका हुआ है, जो कि मृत हो चुका है, उसकी मौत हो चुकी है, उसको देखकर परिवार वाले किस दर्द में थे यह सिर्फ वही समझ सकते थे। गांव वाले किसी तरह से पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है और लाश को यानी कि बॉडी को नीचे उतारती है। तो पुलिस देखती है कि उसके कान में हेडफोन लगा हुआ है और पिता बार बार रोकर कह रहा था कि यह आत्महत्या नहीं कर सकता है, यह ऐसा लड़का नहीं था, यह काफी कठोर दिल का लड़का था। लेकिन पुलिस उसको आत्महत्या मानती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पूरे गांव वाले, पड़ोसी सभी लोग बैठकर, पास में रिश्तेदार भी आ जाते हैं और बैठकर पोस्टमार्टम ऑफिस के सामने वह सिर्फ यह इंतजार कर रहे थे कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और जो डॉक्टर होता है वह पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट होती है उसे पढ़कर जब बताता है लोगों को, तो लोग हैरान रह जाते हैं, सन्न रह जाते हैं। दरअसल उस पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में लड़के के साथ हाथापाई की गई थी, कई बार लाठी डंडे से पीटा गया था और सर पर काफी गंभीर चोट के निशान भी थे और उसका जो सर होता है वह फटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसको फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। जैसे ही परिजन यह सुनते हैं, फौरन ही एफआईआर दर्ज करते हैं कि इसकी हत्या हुई है। पुलिस भी एफआईआर दर्ज करती है और जो अपराधी रहता है उसकी तलाश में जुट जाती है। पुलिस पहले तो उसके आसपास जो उसके साथी थे उनसे पूछताछ करती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है, घर वालों से पूछताछ करती है, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है कि आखिर उसकी किससे दुश्मनी थी, किससे क्या था। पुलिस को सिर्फ इतना ही पता चलता है कि वह काफी सुशील लड़का था और उसकी सबसे काफी अच्छी बनती थी और उसकी हाल ही में एक लड़की से शादी तय हुई है जिससे वह बेहद मोहब्बत करता था, यानी कि लव मैरिज शादी हो रही है। पुलिस उस लड़की से पूछताछ करती है तो लड़की बताती है कि जो लड़का है उसकी दोपहर से ही बात नहीं हुई थी और अभी तक बात नहीं हुई है। लड़की भी काफी दुखी रहती है, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। अब पुलिस को शक होता है कि आखिर कोई सबूत नहीं मिल रहा है, कोई कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो उसका फोन होता है, पुलिस अब उसकी कॉल डिटेल्स को खंगालती है। कॉल डिटेल से पता चलता है कि उसका अपना बड़ा भाई ननकू दोपहर में करीब 1 बजे उसको फोन किया था। अब उस फोन कॉल डिटेल्स के आधार पर ननकू से पूछताछ की जाती है, लेकिन जो ननकू होता है वह सिर्फ यही कहता है कि मैं किसी काम से अपने भाई को फोन किया था। लेकिन पुलिस जब चारों तरफ तलाश करती है, कोई सबूत नहीं मिलता है, तो फिर ननकू को वापस बुलाती है और ननकू को किसी व्यक्ति ने उस तालाब के पास उस अपने भाई यानी कि नितिन के साथ देखा था। पुलिस को जब यह बात पता चलती है मुखबिर के द्वारा यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा, तो पुलिस फिर ननकू को बुलाती है और ननकू को बुलाने के बाद अपने तरीके से पूछताछ करती है। तो ननकू रोने लगता है और सारी बात बताता है। ननकू बताता है कि वह जिस लड़की से मोहब्बत करता था, यानी कि ननकू की जो गर्लफ्रेंड थी, वही लड़की नितिन की भी गर्लफ्रेंड थी, यानी कि दोनों भाई एक ही लड़की से मोहब्बत करते थे। इस बात की जानकारी दोनों लड़कों को नहीं थी। जब पुलिस लड़की से फोन कर पूछताछ करती है तो लड़की बताती है कि मुझे नहीं पता था कि यह दोनों मेरे जो प्रेमी थे वह सगे भाई हैं। जो बड़ा भाई था ननकू, वो अपने छोटे भाई को दबाव बनाता है कि मैं बेहद प्यार करता हूं, तुम मुझे भूल जाओ और तुम दूसरी जगह शादी कर लो। लेकिन जो छोटा भाई था वो अभी उस लड़की पर मरता था, उससे शादी उसकी तय हो चुकी थी। तो अपने बड़े भाई को कहता था कि आप दूसरे जगह कहीं शादी कर लो, तो वह मेरी जान है, वह मेरी प्रेमिका है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूं। जब छोटा भाई नहीं मानता है तो बड़ा भाई अपने भाई को बुलाकर तालाब के पास कत्ल कर लाश को वहीं छुपा देता है और जैसे ही अंधेरा होता है वह लाश को पेड़ के फंदे पर लटका देता है ताकि लोगों को लगे कि इसने आत्महत्या की है। लेकिन पुलिस उस अपराधी को पकड़ लेती है। कहते हैं अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितना भी चालाक क्यों ना हो, अंततः वह पुलिस के हाथ लग ही जाता है, पकड़ा ही जाता है। पूरा गांव और पूरे परिवार वाले सन्न थे, हैरान थे कि
उसका खुद का बड़ा भाई सिर्फ एक प्रेमिका के लिए, एक लड़की के लिए अपने ही भाई की हत्या कर दी, और वो भी इतने दर्दनाक तरीके से। ना उसने समाज के बारे में सोचा, ना अपने परिवार के बारे में सोचा। उसके पिताजी की आज भी हालत खराब रहती है, अपने बेटे को हमेशा याद करते हैं। परिवार, बड़ा बेटा जो ननकू रहता है वो आज भी जेल में है। लड़की की शादी ना तो पहले प्रेमी से हो पाई, ना ही दूसरे प्रेमी से हो पाई। अब इसमें कसूर किसका है? लड़की का है, जिसने अपने नितिन से गद्दारी की। खैर, गद्दारी कह सकते हैं, क्योंकि जब तुम्हारी शादी उस लड़के से तय हो चुकी थी तो तुम्हें किसी और से बात करने की जरूरत भी नहीं थी, और जब तुम एक लड़के से मोहब्बत करती थी तो तुम्हें दूसरे लड़के से मोहब्बत करने की जरूरत नहीं थी। यह मोहब्बत है या फिर कुछ और है, इसका सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। सॉरी, इसका उत्तर आप दीजिएगा। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम हैं सुबोध कुमार जी हैं, सिलीगुड़ी से बीएसएफ से हैं, अजीत राय हैं, उदय कुमार है, हरिब्रह्म शंकर हैं विश्वकर्मा, अहमदपुर रायबरेली से हैं। हरिब्रह्म शंकर जी, आप ही के क्षेत्र की यह घटना है। आप बताइएगा कहानी कैसी लगी, और फुल सपोर्ट दीजिएगा, प्यार दीजिएगा अपना। कृष्ण गोंड हैं बिहार से। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी हमें इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। आप जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कहानी के ऊपर कैसी लगी कहानी आप कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। अगर आप भी कमेंट करना चाहते हैं तो हमारी कहानी 7:30 बजे आती है, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी कमेंट करें, और नाम के साथ साथ अपना जहाँ से भी आप वीडियो देखते हैं, देश विदेश परदेश, उस एड्रेस को भी आप कमेंट करें, ताकि हम एड्रेस के साथ आपका नाम ले सकें। आज एक हमारे साथी भी हैं अंशुमान सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश मऊ जिले से आते हैं। काफ़ी अच्छे पर्यावरणविद भी हैं, काफ़ी अच्छा काम भी करते हैं पर्यावरण पर। उनका जन्मदिन है। अंशुमान जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। भगवान आपको सफल करे, आपका जीवन सफल हो। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।